अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ वो है डेक्सो टैबलेट, जिसकी फार्मूलेशन है डेक्सलेंसोप्राज़ोल। ये एक मैदे का कैप्सूल है। आज मैं आपको इस टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि ये टैबलेट क्या काम करती है, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी डोजेज क्या है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मेडिसिन के ऊपर जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। डेक्सलेंसोप्राज़ोल डेक्सो कैप्सूल जो है वो 30 और 60 मिलीग्राम में आता है। ये होराइज़न कंपनी बना रही है। डेक्सलेंसोप्राज़ोल इसकी फार्मूलेशन है और ये न्यू जनरेशन पीपीआई है। पीपीआई मीन प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। इसके आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले इसकी कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो एनसिड अल्सर हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनसिड अल्सर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि एनसिड जो है इसका मतलब है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसकी एब्रीवेशन है। ये जो होती हैं पेन किलर्स होती हैं, वो टैबलेट हों, वो कैप्सूल हों या इंजेक्शन हो, इनका काम है आपके पेन को रिलीफ प्रोवाइड करना आपकी बॉडी को। हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, कैप्सूल यूज़ करते हैं अपने पेन को कम करने के लिए। उन टैबलेट्स को एनसिड के नाम से पुकारा जाता है, उनको एनसिड कहा जाता है। जब आप एनसिड यूज़ करते हैं या रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो लाजमी बात है साइड इफ़ेक्ट्स उसके आएंगे आपकी बॉडी पे। तो एनसिड ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स देता है वो आपके स्टमक के ऊपर देता है और स्टमक के अंदर जाके लेयर्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से अल्सर काज होते हैं, ज़ख़म बनते हैं। उन अल्सर को हम एनसिड अल्सर कहते हैं। इस इंडिकेशन में हम डेक्सलेंसोप्राज़ोल फार्मूला यूज़ करते हैं और जो कि ब्रांड नेम डेक्सो है, जो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है वो है हार्ट बर्न। अक्सर औक़ात सीने में जलन महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ सीना जल रहा है, तेज़ाबियत हो गई है हमारे खाने की नाली में। तो इस इंडिकेशन में भी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गर्ड है। गर्ड जो उसकी अब्रीवेशन है वो है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। ये एक इंडिकेशन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। एंड लास्ट वन जो आप देख रहे हैं वो है इरोसिव ईसोफेजाइटिस। इरोसिव ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस जो होता है ये एक अल्सर है, और ईसोफेगस जो होती है जिसे हम खुराक की नाली कहते हैं, उसका जो अल्सर होता है उसे इरोसिव एसोफेजाइटिस कहा जाता है। इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में आपको बताऊं। इज़ अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन एसिडिक स्टमक juices or food and float back up from stomach into the esophagus। ये जो होता है जब आपके स्टमक के अंदर जो आपकी एसिडिटी होती है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो एक एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक स्पिंक्टर होता है। आम अल्फाज में उसे हम ढक्कन की शेप में कह सकते हैं। ये स्फिंक्टर एक ढक्कन नमा होता है।
जब आप खाना खाते हैं तो आपकी ईसोफेगस या ग़िज़ा की नाली में से खाना होते हुए आपके स्टमक के अंदर चला जाता है। तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, फिर आपका स्टमक के अंदर जो HCl होता है, जो एसिड होता है, वो उसको तोड़ फोड़ के उसको डिफरेंट चीज़ों में डिज़ोल्व करता है, जिसमें जूस, पेंक्रियाज और फूड वगैरह से होती हैं। तो जब आपकी स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपका ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है या जो आप ढक्कन नमा होता है वो ढीला हो जाता है, वो लूज़ हो जाता है। तो उस वजह से आपके जो स्टमक के अंदर फ्लड्स होते हैं, फूड होता है या कोई भी जूसेस वगैरह होते हैं या एसिडिटी HCl होता है, वो जब आपकी ग़िज़ा की नाली में आना शुरू होता है तो जो अल्सर होता है कॉज करता है, उसे हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का नाम देते हैं। अब आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, एक पिक्चर में हेल्दी लिखा हुआ है और एक में गर्ड लिखा हुआ है। अगर आप हेल्दी पिक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्फिंक्टर क्लोज के नाम से सेकंड नंबर पे जो एक एरो नज़र आ रहा है, उसमें देखें स्फिंक्टर क्लोज है, ऊपर से जगह मिली हुई है। तो ये जो एरो, येलो कलर का एरो आपको नज़र आ रहा है, ये जो ग़िज़ा के ऊपर चीज़ें जा रही हैं वो सफिगस में नहीं जा रही, वो रुक रही हैं और वापस एरो आप देख रहे हैं टर्न हो रहा है। ये आपका हेल्दी स्टमक है। दूसरी तरफ जब आप देखें जिसमें गर्ड लिखा हुआ है पिक्चर में, वहाँ पे स्फिंक्टर ओपन अलाउइंग रिफ्लक्स लिखा हुआ है, और आप येलो एरो देखें तो वो ईसोफिगस की तरफ जा रहा है, ग़िज़ा की नाली की तरफ जा रहा है। और ये आपको येलो येलो कलर के जो आपको नज़र आ रही हैं, ये एसिड भी हो सकता है, ये फूड भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो स्टमक के अंदर इस वक्त पड़ा हुआ है। तो जब ये स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपकी ईसोफिगस में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको तेज़ाबियत महसूस होती है, कड़वाहट महसूस होती है ग़िज़ा की नाली में। तो जब ये चीज़ें ऊपर आती हैं तो एसिड जो है, जो स्टमक के अंदर खाने को तोड़ फोड़ का काम करता है, जब वो ईसोफिगस में आता है तो वहाँ पे ये आके ज़ख़म बनाता है। तो जब ज़ख़म बनाता है तो अल्सर होता है, तो उस अल्सर के लिए भी ये कैप्सूल यूज़ किए जाते हैं। डेक्सलैंसोप्राज़ोल PPI जो है ये यूज़ कर सकते हैं, डेक्सो ब्रांड नेम है। फिर आती है इरोसिव ईसोफेजाइटिस। इरोसिव ईसोफेजाइटिस वही इंडिकेशन है, लेकिन इसमें डिटेल में बताया गया है। देखें ईसोफेगस में आपको एक हेल्दी नज़र आ रही है और एक गैस्ट्राइटिस पिक्चर में नज़र आ रही है। जो हेल्दी है उसमें ईसोफेगस बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं कि उसमें कोई एरोजन नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है, कोई ज़ख़म नहीं है, कोई अल्सर काज नहीं हुआ हुआ। जबकि आप गैस्ट्राइटिस वाली पिक्स में जाके देखें, उसमें आपको ज़ख़म बना हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल आप स्टार्ट में देखें वो एरो सा लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप देखें वो डार्क हुआ हुआ है, ये ज़ख़म है। अब जो गैस्ट्राइटिस है इसमें आप देखें एक ईसोफेगस के अंदर जगह होल सी बनी हुई है और एक स्टमक के अंदर बनी हुई है। जो स्टमक के अंदर है वो कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और जो आपकी ईसोफेगस के अंदर आ रही है उसके ऊपर क्या है, इरोसिव ईसोफेजाइटिस। इरोसिव का मतलब होता है सुराख हो जाना। सुराख हो जाते हैं आपकी ईसोफेगस में, ग़िज़ा की नाली में। तो वो जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए हम डेक्सलैंसोप्रासोल यूज़ करते हैं, जिसमें डेक्सो है डेक्सलैंसोप्राज़ोल में। ये चीज़ इसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बता दूं डेक्सलैंसोप्राज़ोल के, सॉल्ट के। हेडेक पेन हो सकता है आपको शदीद किस्म का, डिजीनेस मतलब नींद वगैरह आ सकती है, गनूदगी हो सकती है, फटीग कहते हैं सुस्ती को, आपको सुस्ती महसूस हो सकती है इस कैप्सूल को यूज़ करने के बाद। डायरिया हो सकता है, नोज़िया, वॉमिट, ये नॉर्मल एक रूटीन में कोई भी मेडिसिन यूज़ करें तो ये उसमें इंडिकेशंस आती हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन कैप्सूल को यूज़ करने के बाद। अगर डोजेज आपसे डिस्कस करूँ मैं, तो जो एडल्ट डोज़ है वो है 60 मिलीग्राम आपने इनिशियल यूज़ करनी है फॉर 4 वीक्स। एक मंथ के लिए आपने 60 मिलीग्राम दिन में एक कैप्सूल यूज़ करना है, और एक महीने के बाद आपने मेंटेनेंस में 30 मिलीग्राम एक कैप्सूल एक महीने के लिए 4 वीक्स के लिए यूज़ करना है। अगर चाइल्ड डोज आपसे मैं डिस्कस करूं तो 12 साल से लेके 17 साल की उम्र तक के बच्चों में भी सेम डोज़ है, 60 मिलीग्राम इनिशियल डोज़ है फॉर 4 वीक्स, और नेक्स्ट 4 वीक्स या नेक्स्ट मंथ आपने 30 मिलीग्राम ओडी में यूज़ करना है 4 वीक्स के लिए।
और बिलो द 12 ईयर्स इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 12 साल से कम बच्चों को आपने ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवानी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस कैप्सूल की, ये सॉल्ट की। और इसकी एक ब्यूटी आपसे मैं डिस्कस कर लूँ कि कोई भी पीपीआई आप यूज़ करें जिसमें ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रिबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये जनरेशन है पीपीआई की, ये इस तमाम जनरेशन में आपने खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आपने ये कैप्सूल लेना होता है। लेकिन इस कैप्सूल की, इस सॉल्ट की ये ब्यूटी है कि ये आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले लेना है। आप ये खाने के 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट बाद भी ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आपने खाने से पहले ही लेना है। इसकी ये ब्यूटी है, न्यू जनरेशन पीपीआई है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है सॉल्ट में। अगर मैं प्राइस डिस्कस करूँ आपसे, तो डेक्सो की जो प्राइस है वो 10 रुपये का पर कैप्सूल कॉस्ट कर रहा है 30 मिलीग्राम का, और जो 60 मिलीग्राम है वो 20 रुपये पर कैप्सूल कॉस्ट कर रहा है पेशेंट को। अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं 30 मिलीग्राम का तो वो 10 रुपये का मिलेगा, और अगर एक कैप्सूल आप 60 मिलीग्राम का लेंगे तो आपको वो 20 रुपये का पर कैप्सूल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन मस्ट।